जय श्री राम दोस्तों, आपका जीएस विद अनिल तिवारी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज करंट अफेयर्स सीरीज में ऐतिहासिक खंड का एक टॉपिक है और आपके सामने लिखा है सारनाथ। सारनाथ अभी वर्तमान में चर्चा में क्यों है? सारनाथ के चर्चा में होने का सबसे बड़ा कारण है कि सारनाथ को यूनेस्को एक संगठन है, यूनेस्को ने नामित किया है। नामित वह देश करता है, यानी ये नामित हुआ है यूनेस्को की लिस्ट में शामिल में होने के लिए, विश्व धरोहर स्थल में शामिल होने के लिए यूनेस्को ने नामित किया है सारनाथ को। सारनाथ जो है ये 2025-26 में इसका नॉमिनेशन हुआ है, यानी कि इसे रखा गया है कि ये विश्व विरासत स्थल हो सकता है। इस चीज को आपको याद रखना है, विश्व विरासत स्थल हो सकता है सारनाथ 2025-26 की लिस्ट के अनुसार। इस चीज को अभी आपको पूरी जानकारी पता चल जाएगी किस प्रकार यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होते हैं किसी भी देश के कोई भी विरासत स्थल। देखें आप, चर्चा में इसलिए है क्योंकि यूनेस्को ने 2025-26 में नामित किया है, अभी लिस्टेड नहीं हुआ है, नामित किया है इसको, ठीक है, इसलिए ये चर्चा में है सारनाथ। अब इसका अगर हम धार्मिक महत्व देखें, क्या है धार्मिक महत्व? ये बौद्ध धर्म का स्थल है, बौद्ध धर्म का स्थल है। बौद्ध धर्म का स्थल कैसे है? कहते हैं बौद्ध धर्म का स्थल इसलिए है क्योंकि यहां पर गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया तो प्रथम उपदेश गौतम बुद्ध ने सारनाथ में दिया था। इस चीज को आपको याद रखना है, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। तो प्रथम उपदेश को क्या कहते हैं? बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन इस घटना को कहा जाता है, और ये धार्मिक महत्व इस कारण है, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ स्थल है। इस चीज को याद रखना है। और धर्म चक्र प्रवर्तन प्रथम उपदेश को कहते हैं। सारनाथ में ही प्रथम उपदेश क्यों दिया? तो इसका कारण यह था क्योंकि सारनाथ में 4 संतों ने गौतम बुद्ध का अपमान कर दिया था। 5 संतों ने अपमान किया था। जब वो ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, उसी ज्ञान प्राप्ति या निर्माण प्राप्ति के दौरान कहते हैं 5 ब्राह्मण थे जो संत थे। आज उनका नाम था ये अजसी, भद्र, कौंडिन्य और बप्प। ये 5 संत थे जिन्होंने अपमान किया था, और जैसे ही उनको ज्ञान प्राप्त हुआ गौतम बुद्ध को, तो वो सारनाथ जाते हैं और सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को ज्ञान बताते हैं कि हमको ये ज्ञान प्राप्त हुआ है, हमको ये नॉलेज प्राप्त हुआ है। इस कारण कहा जाता है ये धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है बौद्ध धर्म के हिसाब से। 5 संतों को जहां उन्होंने ज्ञान बताया या अपना पहला धर्म उपदेश दिया था, तो ये धार्मिक महत्व है इसका। अब देखिएगा, धार्मिक महत्व यह है क्योंकि 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया था, सारनाथ में धर्म चक्र प्रवर्तन किया था। सारनाथ का ऐतिहासिक महत्व क्या है उस पर आपको सुनना है। देखें, यहां पर जो सारनाथ अभिलेख है, पूरा सारनाथ स्क्रिप्ट है, अभिलेख है। सारनाथ जो अभिलेख है वो किस धर्म से जुड़ा है? तो आप कहेंगे वो बौद्ध धर्म से जुड़ा है। किस धर्म से जुड़ा है? बौद्ध धर्म से सारनाथ जुड़ा है। कहां पर है ये अवस्थित? कहां पर है? उत्तर प्रदेश बनारस या वाराणसी के पास है, वाराणसी के पास है सारनाथ। सारनाथ के अन्य नाम भी हैं, अन्य नाम, पूरा ऐतिहासिक महत्व आपको जानना है। सारनाथ का अन्य नाम क्या है? इसे ऋषि पत्तन कहते हैं, इसे मृगदाव कहते हैं, मृगदाव।
इसे मृगदाय कहते हैं, मृगदाय सारनाथ के ही नाम है ये। ऋषिपत्तन, मृगदाव, मृगदाय, ये तीनों नाम सारनाथ के हैं जो उत्तर प्रदेश बनारस में है, जहां गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश, धर्म चक्र प्रवर्तन किया था, 5 ब्राह्मणों को ज्ञान दिया था। ये बौद्ध धर्म में आपने बखूबी पढ़ा होगा। ठीक है, अब देखिए तो ये अन्य नाम, एक नाम और है इसका, हिरणों का देवता, हिरणों के देवता, और हिरणों के देवता का नाम है सारंग, सारंग, सारंग नाथ कहते हैं हिरणों के देवता को। और कहा भी जाता है कि सारनाथ का ही नाम सारंगनाथ है, हिरणों के। इसकी एक बहुत अच्छी कहानी है, हिंदू धर्म ग्रंथों में भी है इस कहानी का वर्णन, तो याद रखना सारंगनाथ का मतलब हिरणों के देवता, एक नाम सारनाथ का ये भी है। इतनी चीजें आपकी क्लियर हुई ऐतिहासिक महत्व में। अब इसी के साथ कहते हैं यहाँ पर कुछ स्क्रिप्ट है, कुछ अभिलेख है। ये कब से कब तक निर्मित हुआ ये अभिलेख? 3वीं सदी ईसा पूर्व से 12वीं सदी तक, या कुछ किताबों में आपको 11वीं सदी तक, ईसवी तक ये निर्मित होता रहा है। इस चीज को आपको याद रखना है। अब देखिएगा यहां पर आपको चौखंडी, चौखंडी स्तूप देखने को मिल जाएगा, यहीं पर है। धमेक, धमेक स्तूप, स्तूप जो बौद्ध धर्म में प्रतीक होता है वो मृत्यु का प्रतीक होता है। चौखंडी स्तूप, धमेक स्तूप ये आपको यहीं सारनाथ में देखने को मिल जाएंगे, इस चीज को आपको याद रखना है। चौखंडी स्तूप और धमेक स्तूप का निर्माण 5वीं सदी में किया गया है। इसका भी अपना ऐतिहासिक महत्व हम बताएंगे। 5वीं सदी में धर्मराजिक, धर्मराजिक स्तूप भी यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा। और अशोक स्तंभ, सम्राट अशोक जो मौर्य काल के थे, अशोक स्तंभ भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। और एक सोसाइटी है महाबोधि सोसाइटी, महाबोधि सोसाइटी के द्वारा भी यहां पर कई विहारों का निर्माण किया गया। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। तो अशोक स्तंभ यहीं पर है, और इसी अशोक स्तंभ से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, जो अशोक स्तंभ राष्ट्रीय चिन्ह भारत का माना जाता है, वो इसी सारनाथ अभिलेख से लिया गया है। तो ये चर्चा में क्यों है? यूनेस्को के कारण। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। तो हिरणों के देवता, ये अन्य नाम इसके आपने जाने, ऐतिहासिक महत्व जाना। और देखिए चौखंडी स्तूप में अष्टकोणीय, अष्टकोणीय, अष्टकोणीय मीनार बनी है। और अष्टकोणीय मीनार का निर्माण जो है टोडर, टोडरमल के पुत्र ने किया था। किसने किया था? टोडरमल के पुत्र ने इसका निर्माण किया था, अष्टकोणीय मीनार का निर्माण किया था। इस चीज को याद रखना। चौखंडी स्तूप में बना हुआ है, एक मीनार बना है। और धमेक स्तूप यही है, धर्मराजिक स्तूप है। और आपसे पूछे कि सारनाथ के कौन से स्तूप में पहला धर्म उपदेश गौतम बुद्ध ने दिया, तो उसका नाम है धमेक स्तूप है, जो सारनाथ में भी पड़ता है, वाराणसी या वाराणसी या बनारस के पास पड़ता है, ठीक है। इस चीज को भी आपको याद रखना है। 11वीं सदी में, 11वीं सदी में महमूद गजनबी, मुस्लिम शासक था, तुर्की शासक था। महमूद गजनबी ने इसको तोड़ दिया, यानी विनाश किया इसका। तब कहते हैं पाल वंश के राजा, जो बंगाल का पाल वंश था, पाल वंश के राजा महिपाल ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। तो क्या जीर्णोद्धार केवल पाल वंश के राजाओं ने किया? ऐसा नहीं है। इसका जीर्णोद्धार कई अन्य शासकों ने किया है। हर्षवर्धन ने भी किया है, गुप्त राजाओं ने भी किया है, गुप्त वंश ने भी इसका जीर्णोद्धार किया है। इसलिए तो कहा है 12वीं सदी का इसका जीर्णोद्धार होता रहा है, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ स्थल। इतनी चीजें आप लोग जाने होंगे। ये सारनाथ का ऐतिहासिक महत्व है। अब कहते हैं इसका उत्खनन किसने करवाया? उत्खनन, देखिएगा, उत्खनन मतलब वहां पर खुदाई किसने करवाई, जिससे उसकी ऐतिहासिक इंपोर्टेंस का पता चला, ऐतिहासिक महत्व क्या है, इस चीज की जानकारी प्राप्त हुई। तो अब देखिएगा उत्खनन 1834-35 में अलेक्जेंडर कनिंघम, जो भारत में पुरातत्व के जनक कहे जाते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम ने यहाँ पर उत्खनन करवाया, सारनाथ में स्तूप का उत्खनन करवाया।
यानी वहां पर ऐतिहासिक चीजों को देखा। इसके अलावा फ्रेडरिक अर्सेल्ट या फ्रेडरिक ऑस्कर अर्लसेट, इन्होंने 1904-5 में इसका उत्खनन करवाया और 26 जनवरी 1950 को सारनाथ में अशोक स्तंभ को भारत का राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया गया। अशोक स्तंभ भी भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। चाहे आप जो भी नोट उठा के देखें, आपको अशोक स्तंभ देखने को मिल जाएगा। कोई भी सरकारी जॉब्स अगर आप पाते हैं तो आपको कोई अगर चीज मिलती है गवर्नमेंट के द्वारा तो उसमें अशोक स्तंभ होता है। ये अशोक स्तंभ सारनाथ से ही लिया गया है। अब आपका दिमाग में आ रहा होगा सर ये यूनेस्को क्या है? यूनेस्को क्या करता है? शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति के माध्यम से लोगों में जागरूकता उत्पन्न करवाता है विश्व स्तर पर। यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक संगठन है यूनेस्को, जो दुनिया भर में काम करता है। कहते हैं 10 पैमानों या 10 मापदंड के हिसाब में या 10 मापदंड में से अगर एक मापदंड भी कोई स्थल पूरा करता है तो उसे यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित कर देता है। पहले 6 होते थे अलग सांस्कृतिक महत्व के, 4 होते थे अलग प्राकृतिक महत्व के, अब दोनों को 2005 से शामिल कर दिया गया है। यानी अब 10 मापदंड इकट्ठे हैं जिनमें से एक अगर फुलफिल कर रहा तो उसे विश्व विरासत स्थल घोषित कर दिया जाता है। यूनेस्को की स्थापना कब हुई? यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई और इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। इसका मुख्यालय है। इसमें 2025 तक 194 देश शामिल हैं यूनेस्को नाम के संगठन में। 194 कंट्रियां इसमें शामिल है, 194 देश इसमें शामिल किए गए, याद रखना है। और इसमें जो निर्णय लिया जाता है, अंतिम निर्णय कि अब ये विरासत स्थल होगा, अंतिम निर्णय विश्व धरातल या विश्व विरासत, धरातल नहीं बोल सकते, विश्व विरासत स्थल समिति इसका अंतिम निर्णय लेती है कि इसे अब विरासत स्थल में शामिल हो जाना चाहिए। और जो प्रत्येक सदस्य देश हैं यूनेस्को के, उन देशों को ये इजाजत होती है कि वो किसी अपने देश के स्थल को नॉमिनेट करे, नामित करे और नामित करके यूनेस्को में भेजे। तो ये समिति उस पर निर्णय लेती है जिसकी बैठक प्रतिवर्ष की जाती है। इस चीज को आपको समझ लेना। तो यूनेस्को के बारे में आपने चीजें जानी। अब भारत के कितने स्थल यूनेस्को में शामिल हैं? 44। पहला स्थल आपको पता है ताजमहल, आमतौर पर आगरा का इलाका है। मध्य प्रदेश का जो पहला है वो खजुराहो है, जो विरासत स्थल है 1986 से खजुराहो और 1983 से ताजमहल है। ताजमहल के साथ 2 अन्य और स्थलों को शामिल किया गया था। ठीक है, ऐसे कितने स्थल भारत के यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल है? 44। और ये दुनिया का 6वां नंबर का देश है ऐसे स्थलों को शामिल होने वाला। 6वां। पहला किसका है? तो पहला इटली का है, याद रखना। 61 है, 61 स्थल वहां के शामिल। दूसरा चाइना है और 6वें पर भारत। और एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत दूसरे नंबर का सबसे ज्यादा स्थलों वाला देश है जो विरासत स्थल शामिल है। इस चीज को आपको याद रखना है। तो ये थी सारनाथ की यात्रा। जो करंट अफेयर्स का प्रश्न आपको ऐतिहासिक रूप से पूछा जा सकता है, क्योंकि यूनेस्को ने इसे अब शामिल किया जा सकता है सारनाथ को। और सारनाथ का ऐतिहासिक महत्व, धार्मिक महत्व क्या था, इसकी खोज या उत्खनन किसने करवाया, इन तमाम चीजों पर आपने चर्चा की। और इसके अन्य नाम क्या है उन पर भी अपन लोगों ने चर्चा कर ली है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।